आज की यह क्लास सीडीपी की होगी और सीडीपी का एक प्रकार से धमाका करने चले हैं। मात्र 20 मिनट में हम आज आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सीटेट हमेशा प्रश्न पूछता है। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में पियाजे से पूछा गया है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन किस स्थिति में उत्पन्न होता है। बात संज्ञानात्मक असंतुलन की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 चरणों का उल्लेख किया था। वो भी अभी हम बताएंगे। चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है कि ए ऑप्शन में कि जब छात्र नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा से मिलाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जब नई जानकारी पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाती। सी ऑप्शन कह रहा है कि जब छात्र रट कर सीखता है। और डी ऑप्शन जब पर्यावरण स्थिर रहता है। तो तुरंत बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। संज्ञानात्मक असंतुलन। ठीक, चलिए बताइए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा, क्योंकि पर्यावरण की बात तो कहीं पर भी जीन पियाजे ने नहीं कहा था। आपको पता होगा और इसलिए हम काटेंगे इसे। और सी ऑप्शन कह रहा है कि जब छात्र रट कर सीखता है। बात रटने की जा रही है। हमने आपको क्या बताया था, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो वो रटने की बात नहीं करता। तो यहाँ पर इसको भी काटिए, सी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है कि जब नई जानकारी पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाती है। और ए ऑप्शन कह रहा है कि जब छात्र नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा से मिलाता है। देखिए अगर संतुलन की बात होता तब तो ए ऑप्शन हमारा हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर असंतुलन की बात कर रहा है, इसलिए स्कीमा जो है हमारी नई जानकारी से मेल नहीं खाएगी। इसका उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। बिल्कुल। संज्ञानात्मक संतुलन की बात करता तो ए ऑप्शन होता, लेकिन असंतुलन की बात कर दिया इसलिए हमारा ए ऑप्शन ना होकर के बी ऑप्शन होगा। कैसे हुआ देख लीजिए। अगर असंतुलन तभी तो होगा जब नई जानकारी में पुराने स्कीमें जो है ये सब प्रयोग नहीं हो सकती, ठीक ना। बिल्कुल। चलिए आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आ गया, निकटस्थ विकास क्षेत्र किसका केंद्रीय सिद्धांत है। पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग। चलिए बताइए तुरंत। आपको पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और जेडपीडी का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे वाइगोत्स्की महोदय। ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। रचनावाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। रचनावाद का मुख्य सिद्धांत। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित अधिगम। बी ऑप्शन कह रहा है ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण। सी ऑप्शन ज्ञान का सक्रिय निर्माण। और डी ऑप्शन व्यवहार आधारित सीखना। ठीक है, चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों का उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। देखिए रचनावाद का अगर मुख्य सिद्धांत क्या है ये बात किया जाए तो कभी भी शिक्षक केंद्रित अधिगम नहीं होगा। अगर आप सीटेट के पेपर में बैठने वाले हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, शिक्षक केंद्रित ना होकर के कोई भी कार्य अगर आपको कराना है तो वहां पर छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। बालक ही सर्वे सर्वा होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए पहले ऑप्शन को हम यहाँ पर काटते हैं। ठीक, क्या होगा, पहला ऑप्शन काट दीजिए। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण, तो बिल्कुल नहीं होगा ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण। सी ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान का सक्रिय निर्माण, तो बिल्कुल यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न और ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से देखिएगा। सीखने का हस्तांतरण में सकारात्मक हस्तांतरण का उदाहरण कौन सा है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक की बात कर रहा, ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि हिंदी सीखने से अंग्रेजी लिखना कठिन होना। बी ऑप्शन कह रहा है कि साइकिल चलाने से स्कूटर सीखना आसान होना। सी ऑप्शन कह रहा है कि गणित सीखने से इतिहास कमजोर होना। और डी ऑप्शन एक ही विषय की पुनरावृत्ति करना। अगर आपको पेपर में इस प्रकार के प्रश्न मिल गए ना तो यकीन मानिए आप वहां पर भ्रमित जरूर होंगे। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर की बात
शुरुआत करते हैं। चौथा प्रश्न बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए। देखिए डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे क्योंकि कह रहा है कि एक ही विषय की पुनरावृत्ति करना। अगर एक ही विषय की पुनरावृत्ति बार-बार हो रही है, तो वहाँ पर सीखने का हस्तांतरण तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है? तो इसलिए डी ऑप्शन को पहले काटिए। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि गणित सीखने से इतिहास कमज़ोर होना। भाई साहब अगर आपको गणित सीखना है तो इतिहास कैसे कमज़ोर होगा? ये कहाँ का औचित्य है? बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि साइकिल चलाने से स्कूटर सीखना आसान होना। बिल्कुल, साइकिल अगर आप चलाना जान रहे हैं तो स्कूटर चला सकते हैं धीरे-धीरे करके। वहाँ पर आसानी होगी क्योंकि ये जो हम साइकिल चलाना जानते हैं या इसका हमें लाभ स्कूटर सीखने में मिलेगा। इसलिए उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग का जो ये शब्द दिया था, कौन दिया था? तो वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। इनको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है ना? चलिए, स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएँगे? ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को हर समय सहायता देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि सहायता धीरे-धीरे हटाना और सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को निर्भर बनाना और डी ऑप्शन शिक्षक की भूमिका समाप्त करना। तो स्कैफोल्डिंग का मेन उद्देश्य जो होता है वह होता है सहायता धीरे-धीरे हटाना ताकि बालक को घबराहट ना हो, बालक डरे ना। पहले बालक को तो सहायता प्रदान करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। उसके बाद वाइगोत्स्की कहता है कि धीरे-धीरे उसकी सहायता को हटाया जाए ताकि बालक अपने ऊपर डिपेंड हो सके और डरे भी ना और हर कार्य को कर सके। इसलिए उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। देखिए, समावेशी शिक्षा का ये प्रश्न आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है विशेष बच्चों को अलग विद्यालय भेजना और बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाना और डी ऑप्शन कठिन विषयों को हटाना। समावेशी शिक्षा का कुछ पॉइंट नोट करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक तो हमेशा आपको याद करना पड़ेगा कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को विशिष्ट मानता है। ये जानते रहिएगा, ठीक है? वह यह कभी भी नहीं कहती समावेशी शिक्षा कि बालक को अलग-अलग पंक्तियों में बैठाकर पढ़ाया जाए। बिल्कुल। और जो तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और जो इधर-उधर के बालक हैं उनको अलग-अलग नहीं पढ़ाना, आपको एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे बैठाकर पढ़ाना है। इतना जानते रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा समावेशी के प्रश्नों पर। ठीक है? तो चलिए आते हैं, देखते हैं जितनी भी बात हमने आपको बताया यहाँ पर प्रयोग करिए। कहीं भी किसी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। कठिन विषयों को हटाना बिल्कुल नहीं, समावेशी शिक्षा यह नहीं कहती कि कठिन विषयों को हटाना चाहिए। ठीक है? सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाना है। देखिए बात वही हो गई यहाँ पर, अगर प्रतिभाशाली बच्चों पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो क्या जो और बालक हैं उनके ऊपर मानसिकता गड़बड़ उनकी नहीं होगी? उनकी मानसिकता गड़बड़ होगी। ठीक है? वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगेंगे, सोचेंगे हम बेकार हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही यही उत्तर होगा क्योंकि सभी बालकों के लिए अगर हम समान अवसर उपलब्ध कराएँगे, तो सभी बालक साथ में बैठकर सीखेंगे। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार का मूल्यांकन माना जाता है? प्रारूपिक, समग्र, निरंतर, गुणात्मक। चलिए, प्रारूपिक, समग्र, निरंतर, गुणात्मक। बिल्कुल। देखिए, अगर बात बहुविकल्पी प्रश्न की मूल्यांकन की किया जाएगा तो नोट करिएगा यहाँ पर इसे हम समग्र मूल्यांकन मानते हैं। बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक ना? चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बच्चे का दूसरों की भावनाएं समझना किस विकास का उदाहरण है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक। चलिए, प्रश्न संख्या 8। अगर थोड़ा-सा लॉजिक अगर आप लगाएँगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न फिर से पढ़िए, प्रश्न में ही उत्तर है। देखिए कह रहा है एक बच्चे का दूसरों की भावनाएँ समझना किस विकास का उदाहरण है? क्या शारीरिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक होगा? बिल्कुल नहीं। नैतिक होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सामाजिक भावनात्मक हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पर भावना की बात किया गया तो यहाँ पर समाज में ही भावनाओं को समझेगा बालक ना। बिल्कुल सही, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर क्या है? कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने 3 स्तरों को बताया था ना? बताइए कितने स्तरों को बताया था? एक बार कमेंट करिए सब लोग एक तरफ से। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे? बिल्कुल, देखिए 3 स्तरों की बात किया गया था, ठीक है ना? बिल्कुल। अब अगर बात की जाए पहला स्तर कौन-सा था, तो नोट करिएगा पहला स्तर बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी लोगों का उत्तर आ गया पूर्व परंपरागत। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसकी उम्र सीमा क्या थी? पूर्व परंपरागत की उम्र सीमा क्या थी? आप सब कमेंट करेंगे एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तब तक हम। कह रहा है कि तत्काल प्रतिपुष्टि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? त्रुटि को अस्थायी बनाना, सीखने को धीमा करना, गलतियों को समय रहते सुधारना या छात्र को चिंतित करना। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए। चलिए, इमीडिएटली, बिल्कुल इमीडिएट फीडबैक। चलिए, त्रुटि को अस्थायी बनाना, बिल्कुल नहीं, त्रुटि को अस्थायी बनाना नहीं होगा, सीखने को धीमा करना ये भी नहीं होगा, गलतियों को समय रहते सुधारना या होगा इसका उत्तर सी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक छात्र कक्षा में चुप है पर घर में बहुत बोलता है, यह किसका उदाहरण है? ये तो यूपी टेट के पेपर में भी पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ शब्दों को बदला गया है बस, और सीटेट में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, किस प्रकार का है? परिपक्वता, प्रसंगानुकूल व्यवहार, अभिप्रेरणा या अनुकरण। चलिए, एक छात्र कक्षा में चुप है पर घर पर बहुत बोलता है, तो इसका अर्थ जो होगा प्रसंगानुकूल व्यवहार, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीखने में पूर्व ज्ञान क्यों आवश्यक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की गति कम करने के लिए, बी ऑप्शन नई जानकारी को जोड़ने के लिए, सी ऑप्शन विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए और डी ऑप्शन अध्यापन को कठिन बनाने के लिए। चलिए, सीखने में पूर्व ज्ञान क्यों आवश्यक है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सीखने की गति कम करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा ए वाला ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे थे उनका नेगेटिव है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि नई जानकारी को जोड़ने के लिए हमारा ऑप्शन हो सकता है, और सी ऑप्शन विद्यार्थियों को भ्रमित, देखिए भ्रमित शब्द आ गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। अध्यापन को कठिन बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, अध्यापन को कठिन नहीं बल्कि सरल और सुविधाजनक बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, उत्तर बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? बताइए, समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल, ए ऑप्शन कह रहा है कि एक ही रणनीति सभी पर लागू करना, बी ऑप्शन बहुविध शिक्षण रणनीतियां अपनाना, और सी ऑप्शन केवल औसत छात्रों पर ध्यान देना, और डी ऑप्शन केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना। बात समावेशी शिक्षा की जा रही है, तो जहां पर भी केवल केवल शब्द लगा तुरंत काट देंगे। और ए ऑप्शन का है कि एक ही रणनीति सभी पर लागू करना, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि एक ही रणनीति को हम सभी पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बालक विभिन्नता पाई जाती है क्लास में, ठीक है? बालकों की विभिन्नता पाई जाती है क्लास में, और समावेशी शिक्षा इन विविधताओं का स्वागत भी करती है। एक ही प्रकार से नहीं सिखा सकते, हमें उन्हें अलग अलग तरीकों से सिखाना पड़ेगा, इसलिए उत्तर जो होगा बहुविध शिक्षण रणनीतियां अपनाना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। सक्रिय अधिगम में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? बताइए, एक्टिव लर्निंग की बात किया जा रहा है, ए ऑप्शन का है रटना, बी ऑप्शन छात्र की भागीदारी, सी ऑप्शन गृह कार्य, और डी ऑप्शन केवल शिक्षक की व्याख्या। बिल्कुल नहीं, शिक्षक की व्याख्या और केवल गृह कार्य नहीं होगा, उत्तर साफ दिख गया, ए ऑप्शन रटना है, तो ए ऑप्शन को भी काट सकते हैं। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा? छात्र की भागीदारी। ठीक, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अभिप्रेरणा को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मोटिवेशन की बात किया जा रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड देना, बिल्कुल नहीं, अगर आप दंड देंगे तो अभिप्रेरणा कम हो सकती है बालक की। धमकाना, अगर धमकाएंगे तो बालक डर जाएगा, फिर कहाँ से मोटिवेशन आएगा बालक के अंदर, गलत हो जाएगा।
सार्थक कार्य प्रदान करना और कड़ी प्रतियोगिता स्थापित करना। बात कड़ी प्रतियोगिता की करें तो ये भी हमारा नेगेटिव होगा। उत्तर जो होगा सार्थक कार्य प्रदान करना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा आप सब। अब आखिरी समय है, आखिरी महीना समझ लीजिए आपके पास है। जो भी समय बचा है उसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारे चैनल पर आपको 2 से 3 क्लासेस मिलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हमने ठान लिया है कि आखिरी समय में आपको अधिक से अधिक और तैयारी करा दिया जाए। ठीक, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। अब डेली 2 से 3 क्लासेज होने वाली है। बहुत जल्द हम आपके लिए मैराथन क्लास भी लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात क्लास की करेंगे। और प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रायोगिक अधिगम का प्रस्ताव किसने दिया था? कोलब ने दिया था, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या पावलोव ने? बताइए, प्रायोगिक अधिगम का प्रस्ताव किसने दिया? तो यहाँ पर अगर बात प्रायोगिक अधिगम की करेंगे तो यह जो प्रस्ताव था देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? कोलब थे। ठीक, कोलब। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम नया भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? हम इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, आप देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया शिक्षक की भूमिका में परामर्शदाता है, सहायक किया है, सुविधादाता किया है। ये सब अगर आपको शब्द देखने को मिल जाए तो तुरंत उत्तर वही होगा। नोट करिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन में है सहायक और सुविधादाता। शिक्षक की भूमिका पूछी जाए, किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछी जाए, तो यहाँ पर यही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? असफलता दर्शाएंगी क्या, या अधिगम में रुकावट, विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और दंड की आवश्यकता? यहाँ पर कुछ बताने की बात नहीं, हमने आपको पहले ही बताया कि बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। और जो ये त्रुटियां, जो ये गलतियां हैं, ये बालक के सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए हमारा पूरा सिद्धांत ये रहता है कि क्लास में समय ना लगे और आपको अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। ये आ गया, चलिए देखिए, दिख रहा है ना? बिल्कुल। समानता और समता में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, आप लोग उत्तर बताइए। तो क्या दोनों समान हो सकते हैं? बताइए। बिल्कुल दोनों समान नहीं होंगे। अगर बात करें समानता संसाधन होता है क्या? बताइए। बिल्कुल, यही उत्तर नोट करिएगा। समानता समान संसाधन, समता आवश्यक अनुसार संसाधन। ये थोड़ा सा टफ वाला प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल। बी ऑप्शन सही करिए, बी बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अगला प्रश्न थोड़ा सा टफ होने वाला है। देखिए, कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को सामान्य कक्षा से हटाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना। और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को कमजोर साबित करना। और डी ऑप्शन केवल माता पिता को संतुष्ट करना। देख रहे हैं किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए? बताइए उत्तर क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, डी ऑप्शन हमने क्यों काटा? बालक को आप संतुष्ट करेंगे, माता पिता को आप संतुष्ट नहीं करेंगे। सिखाइए बालक को, और बालक ताकि संतुष्ट हो जाए, इसलिए डी ऑप्शन हमने काट दिया। और सी ऑप्शन कह रहा था कि बच्चे को कमजोर साबित करना। भाई साहब, बच्चे को कमजोर हम क्यों साबित करेंगे? इसलिए हमने सी ऑप्शन को भी काटा। और यहाँ पर कहा जा रहा है ए ऑप्शन, देखिए कह रहा है कि बच्चे को समान कक्षा से हटाना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हमारा ये उत्तर भी गलत होने वाला है। नोट करिएगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन सही। क्या कह रहा है? उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना। नोट करिएगा, ये प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमने पूरी कोशिश की आपको 20 मिनट के अंदर समझाया जाए कि सीडीपी किस प्रकार से आता है सीटेट में। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह क्लास कैसी लगी आपको। और ये नए नए प्रश्न आपको डेली देखने को मिल सकते हैं अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज से जुड़े होंगे।
ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।